और जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक होगा। इस चैप्टर की आज सेकंड क्लास है। सबसे पहले लिखिए आप क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2। और क्लास नंबर 2 में मैंने कहा था कि जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे हम। नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में पिछली क्लास में बात हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा और भी इसके बारे में बात करना है। नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा और बात करना है। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और फिर आपसे पूछूंगा बताइए क्या चीज़ हो, लेकिन उससे पहले मैं समझाता हूँ खुद से आपको। आप बताइए, मैं इंडिया का मैप कुछ अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं बस ऐसे ही इंडिया का, साउथ इंडिया का मैप बनाता हूँ। देखो, ये सिंपल सा साउथ इंडिया का पार्ट है। ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, तो हमको बनाने में दिक्कत होती है। मान लीजिए ये इंडिया का लास्ट साउथ इंडिया जो ना उसका पार्ट है ये। कर्नाटका एंड चेन्नई वन्नई सब इसमें आ गए। एनीवे, आप बताइए, इस इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ का एम्बेसीज है क्या? यहाँ पे एम्बेसीज है, फॉरेन एम्बेसीज है। इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज है। और ये क्या है? ये आउटसाइड इंडिया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। अगली क्लास में क्या करूँगा, मैं एक इंडिया का मैप ही ले आऊँगा, दिखा दूंगा ढंग से आपको। ज़रूरत वैसे नहीं है, समझने की बात है, सिर्फ ज़रूरत नहीं है उसकी। ये आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया क्या होगा? इंडियन एम्बेसीज होंगे। आउटसाइड इंडिया इंडियन एम्बेसीज होंगे। आउटसाइड इंडिया क्या होंगे? इंडियन एम्बेसीज होंगे। यस सर। इंडिया में भी फॉरेन के एम्बेसीज होंगे, जैसे यूएस के हो गए, ब्रिटेन के हो गए, जितने भी कंट्रीज है, एशिया यूरोप, सब के एम्बेसीज हमारे यहाँ हैं। और बाहर के कंट्री में भी इंडियन एम्बेसीज होंगे। ठीक है। जो फॉरेन के एम्बेसीज इंडिया में, पहले इसकी बात करते हैं। वहाँ पे काम करने वाले लोग कौन कौन होंगे? वहाँ पे काम करने वाले लोग या तो इंडियन होंगे या फिर फॉरेनर होंगे। इंडियन काम करते होंगे या फॉरेनर्स काम करते होंगे। इंडियन एम्बेसीज में बाहर काम करने वाले कौन होंगे? या तो इंडियन होंगे या फॉरेनर्स होंगे। भाई, यूएसए में हमारा एम्बेसीज है, हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टाफ वहाँ गए हुए हैं, लेकिन यूएस के कुछ लोग भी वहाँ काम करते होंगे, पक्की बात है, काम करते होंगे। यूएस के लोग भी इंडियन एम्बेसीज में काम करते होंगे। हर एम्बेसीज में हर जगह के लोग काम करते हैं। बहुत तरह के काम होते हैं, लैंग्वेज के से रिलेटेड काफ़ी सारे काम होते हैं, ज़रूरत पड़ती है लोगों की। ठीक है सर। तो इंडियन एम्बेसीज में जो इंडियन काम कर रहे हैं, ये क्या है? ये रेसिडेंट इन इंडिया है। क्योंकि इंडियन एम्बेसीज में इंडियन काम करे तो रेसिडेंट इन इंडिया होगा ही होगा। लेकिन फॉरेन एम्बेसीज में, फॉरेन एम्बेसीज मतलब एग्जांपल ले लो यूएस का। ठीक है जी। तो जो कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो यूएस का एम्बेसी इंडिया में, फॉरेन एम्बेसी यहाँ किसका नाम देते हो? यूएस का। और उस यूएस एम्बेसी में यूएस के लोग भी काम करते हैं, जो कि करेंगे ही करेंगे। और यूएस के एम्बेसी में इंडियन भी काम करते हैं, जो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जो इंडियंस काम करते हैं वो रेसिडेंट इन इंडिया है। ठीक है। और लेकिन जो फॉरेनर्स काम करते हैं यूएस एम्बेसी में, वो नॉन रेसिडेंट है। डेफिनेटली वो नॉन रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा उसको? नॉन रेसिडेंट। ऐसे ही आ जाओ। अब ऐसी कोई बात करो, इंडियन एम्बेसी जो इंडिया से बाहर हो, एग्जाम्पल यूएस का ही ले लो। यूएस में हमारा एम्बेसीज है, उस एम्बेसीज में इंडियंस काम करते हैं, हमारे यहाँ के लोग जाके वहाँ काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे रेसिडेंट इन इंडिया।
मान गए। और जो फॉरेनर्स वहाँ काम करते हैं वो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर एक बार अगर हम रेसिडेंट की बात करते हैं तो जो इंडियंस इंडियन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया में काम करता है उसका रेसिडेंट तो होना बनता भी है, लेकिन जो हमारे लोग यूएसए में जाके रहता है और यूएसए में इंडियन एम्बेसीज में काम करता है वो रेसिडेंट कैसे हो गया? इसको यूं समझना पड़ेगा। देखो, जो हमारे यहाँ जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के एम्बेसीज खुले हुए हैं उस एम्बेसीज पे एक तरह से समझ लो कि पॉलिटिकल कंट्रोल तो हमारा हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल हमारा नहीं है। हम चाहें तो फ्रीली वहाँ पे अपने पुलिस वाले या अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वहाँ नहीं भेज सकते हैं। हम फॉरेन गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर फॉरेन एम्बेसीज में कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा सर ये सब बारे में। दिल्ली में आपने नाम सुना होगा, चाणक्यपुरी के आसपास बहुत सारे एम्बेसीज हैं, और भी कई जगह हो सकते हैं। चाणक्यपुरी में ज़्यादातर मैक्सिमम एम्बेसीज है। जो फॉरेन एम्बेसीज है उस एम्बेसीज में फॉरेन ऑफिशियल्स रहते हैं, वहाँ एम्बेसडर्स बैठते हैं। उस जगह पे इंडियन गवर्नमेंट फ्रीली कोई एक्शन नहीं ले सकती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसका। इकोनॉमिक्स के लिए मान लो वो इंडिया के अंदर एक तरह से फॉरेन लैंड है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। दो तरह का कंट्रोल होता है, एक पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, एक इकोनॉमिक कंट्रोल होता है। तो इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज है उस पर फॉरेनर्स का इकोनॉमिक कंट्रोल होता है। फॉरेनर्स वहाँ पे कोई भी मूवमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इवन मान लो अगर मैं कुछ गलती करके फॉरेन एम्बेसीज में घुस जाऊं और फॉरेन एम्बेसीज अगर मुझे प्रोटेक्शन दे दे तो हमारी अपनी पुलिस व्यवस्था वहाँ पे जाके मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती है जब तक कि उस कंट्री के एम्बेसी से परमिशन न लिया जाए। पहली बात तो यह कि मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे वो एम्बेसीज अपने पास रखेगा ही क्यों? उसको शरण देना बोलते हैं उसको। क्यों रखेगा मुझे, पहले बताओ। लेकिन अगर वो रख लेगा, अगर मेरा पॉइंट जेन्युइन अगर मुझे वो रख लेगा अपने यहाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट फिर वहाँ पे आसानी से कार्रवाई नहीं कर पाएगी। वो तो उसके रूल्स हैं। तो पहली बात तो ये समझ गए कि इंडिया के अंदर जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर जो फॉरेन एम्बेसीज है उस एम्बेसीज को भी इकोनॉमिकली हम फॉरेन लैंड मानते हैं। अभी आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। हालांकि कितना पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा तो चुका हूँ, अभी तुरंत ही बता दिया सब कुछ आपको। उसको फॉरेन लैंड मानते हैं। सिमिलरली जो फॉरेन कंट्रीज़ मतलब यूएसए ले लो एग्जाम्पल, वहाँ पे जो हमारे एम्बेसीज हैं उसको इकोनॉमिकली हमारा लैंड माना जाता है। अगर उस इंडियन एम्बेसीज में भी अमेरिकन सरकार डायरेक्टली नहीं घुस सकती है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करके कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज है वो फॉरेन लैंड है। सिंपल समझ लो, वो फॉरेन लैंड है। और जो हमारे एम्बेसीज इंडिया के बाहर है वो इंडियन लैंड है, इंडियन ज़मीन है। तो अब बताइए, इंडियन ज़मीन पे काम करने वाला जो इंडियंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको रेसिडेंट तो बोलेंगे। ठीक है। अब आप ये कहोगे सर इस कानून से चला जाए तो फॉरेन एम्बेसी जो हमारे इंडिया में है वो तो फॉरेन लैंड है, उसमें जो हमारे इंडियंस काम करते हैं उसको फिर रेसिडेंट क्यों मानते हैं? भाई इंडियन एम्बेसीज में जो इंडियंस काम करते हैं वो अपने घर से वहाँ जाते हैं, फिर अल्टीमेटली घर आते हैं, पैसा कमा के लाते हैं तो अपने कंट्री में खर्च करते हैं। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट सब कहाँ? इंडिया में है। तो ये तो रेसिडेंट हो ही गया, और साथ साथ ये भी रेसिडेंट हो गया। आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूँ, बताइए इंडिया के अंदर जो फॉरेन एम्बेसीज है उसमें जो इंडियन काम करता है वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया। और इंडिया से बाहर जो हमारी इंडियन एम्बेसीज है उसमें जो इंडियन काम करते हैं वो क्या कहलाएगा? वो भी रेसिडेंट इन इंडिया। बात समझ गए? और इन दोनों जगहों पे जो फॉरेनर्स काम करते हैं वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दीजिए। सॉरी, कुछ एग्जांपल्स मैं पूछ रहा हूँ, आपको उसका आंसर दीजिए। पहला जी पूछ रहा हूँ मैं, देखना पहला पॉइंट, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। बताइए ध्यान से, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। ध्यान दो, ये इंडिया है, यहाँ पे फॉरेन एम्बेसीज है, इसमें इंडियन काम करता है, क्या कहलाएगा वो बताओ?
ये कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। क्या कहलाएगा बताओ? नॉर्मल रेसिडेंट। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। दूसरा एग्जांपल सुनो। फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। देखो फॉरेनर्स वर्किंग इन, पहली बात किसकी कर रहा है? इंडियन एम्बेसीज की। इंडियन एम्बेसीज यहाँ आ जाओ। उसमें किसके बारे में बात करता है? फॉरेनर्स के बारे में। तो क्या होगा वो? नॉन रेसिडेंट। क्या होगा वो? नॉन रेसिडेंट। पहला वाला केस में ये नॉन रेसिडेंट होगा, नॉट नॉर्मल रेसिडेंट लिख सकते हो, या नॉन रेसिडेंट ले दो सीधा। दूसरा एग्जाम्पल पे आ जाओ। इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लोकेटेड इन इंडिया। देखो जैसे एम्बेसीज होता है ना, वैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। जैसे जैसे एम्बेसीज होते हैं वैसे कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। आपने नाम सुना होगा WHO का, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे आपने IMF का सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सेट्रा, यूनेस्को सुना होगा। बहुत सारे होते हैं ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो जिस कंट्री में होते हैं, भले ही वो इंडिया में होते हैं, लेकिन वो एरिया उसका अपना माना जाता है, वो इंडियन लैंड नहीं माना जाता है, उसको उसका लैंड माना जाता है। वैसे अगर WHO का कोई ऑफिस इंडिया में हो तो उस पे सारे कानून इंडिया के नहीं लगते हैं, वर्ल्ड के कानून लगते हैं। समझ गई बात? यस सर। आप ध्यान दीजिएगा। इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। देखो हु की बात हो रही है, WHO की। है कहाँ पे? हो इंडिया में है। इसमें काम कौन कर रहा है? इंडियंस वर्किंग, इंडियंस वर्क कर रहा है। तो क्या होगा ये? ऑफ कोर्स ये रेसिडेंट होगा, क्योंकि हु का ज़मीन इंडिया में है, उसमें इंडियंस काम कर रहा है, तो घर से तो जाके काम कर रहा है। मैं अभी हु के ऑफिस में जाऊंगा, WHO के ऑफिस में काम करके फिर वापस आ जाऊंगा, तो अल्टीमेटली मैं रेसिडेंट इंडिया हूँ। फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। देखो हु की ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया में ही है। इसमें काम कौन कर रहा है? फॉरेनर्स। मैंने क्या कहा? जो हु का ज़मीन है वो इंडिया का ज़मीन नहीं है, इसके अंदर कोई फॉरेनर्स काम कर रहा है, कोई US का बंदा काम कर रहा है, कहीं का बंदा काम कर रहा है, ये कहलाएगा नॉन रेसिडेंट। क्योंकि वो इंडियन लैंड पे काम नहीं कर रहा है, वो फॉरेन लैंड पे एक तरह से काम कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिस है वो इंडिया में है, उसमें काम करने वाले लोग इंडियंस हैं तो नॉर्मल रेसिडेंट है, और फॉरेनर्स है तो नॉन रेसिडेंट है। तीसरा एग्जाम्पल में आ जाओ। लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। सेम कहानी, हु से किसको रिप्लेस कर दो? IMF से। IMF, IMF से रिप्लेस कर दो किसको? हु को। इसमें ये भी कहाँ पे है? इंडिया में है। मैंने कहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उसका ज़मीन खुद का ज़मीन माना जाता है। इसमें काम कौन कर रहा है? इंडियन। तो क्या होगा ये? रेसिडेंट। लेकिन इसी में आ जाओ इधर, जर्मन वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इंडिया। सेम चीज़ देखो, IMF है, कहाँ पे लोकेटेड है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, कहाँ लोकेटेड है? इन इंडिया। मैंने कहा ना उसकी ज़मीन अपनी ज़मीन मानी जाती है, इंडिया की नहीं मानी जाती है। इसमें काम कौन कर रहा है? जर्मन सिटीजन। क्या माना जाएगा इसको? नॉन रेसिडेंट। चाहे एम्बेसीज की बात हो या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो, सबका एग्जांपल दे दिया। आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सोचो जरा, आपको नौकरी लगे किसकी? एम्बेसडर की। बहुत बड़ी नौकरी होती है।
ऑफ कोर्स आप एम्बेसीज में काम करेंगे, इंडिया का एम्बेसडर है तो फॉरेन में काम करेगा। कहाँ काम करेगा ये? एम्बेसडर्स वर्किंग वेयर? इन इंडियन एम्बेसीज। तो वो काम कहाँ करेगा? इंडियन एम्बेसीज में। लेकिन इंडियन एम्बेसीज होते कहाँ पे हमेशा? कहाँ होते हैं? फॉरेन में होंगे। इंडियन एम्बेसी इंडिया में क्यों होंगे? इंडियन एम्बेसीज फॉरेन में होंगे। लेकिन ये क्या माना जाएगा? ये रेसिडेंट माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि फॉरेन में होने के बावजूद भी इंडियन एम्बेसीज का ज़मीन किसका माना जाता है? इंडिया का माना जाता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का होता है वहाँ पे। यस सर। फोर्थ में आ जाओ इधर। एम्बेसडर्स इन इंडिया। अब बाहर के लोग अपने अपने कंट्री के एम्बेसडर्स हैं कहाँ पे? इन इंडिया। कहाँ पे? फॉरेन एम्बेसीज में। बताओ, एम्बेसीज में एम्बेसडर्स हैं। अब यूएसए का एम्बेसीज यहाँ पे, उसमें कोई यूएसए का एम्बेसडर बैठा हुआ है तो उसको क्या मानेंगे हम? उसको हम नॉन रेसिडेंट मानेंगे। मैंने क्या दिया है कि इंडिया के अंदर भी अगर कोई यूएस का एम्बेसीज है तो यूएस की लैंड मानी जाती है, उसमें यूएस का बंदा कोई काम कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब देखो फॉरेनर्स है, लिव इन इंडिया, मोर देन 1 ईयर, क्या माना जाएगा उसको? उसको रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन किसको छोड़कर? कुछ लोगों को छोड़कर। अदर देन दोज फॉर स्टडीज़, जो स्टडीज़ के लिए आया है और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है। जो पढ़ने लिखने के लिए आया तो 1 साल से ज़्यादा भी रह सकता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट पाए 1 साल ज़्यादा भी रह सकता है, उसको छोड़ करके। फॉरेन सिटीजन्स लिव इन इंडिया तो क्या माना जाएगा उसको? 1 साल से ज़्यादा रेसिडेंट। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आती होगी, सर कोई यूएसए का बंदा इंडिया में आया है एम्बेसडर बन के और वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 साल रहे 3 साल रहे, लेकिन वो रहता कहाँ पे? फॉरेन एम्बेसीज में रहता है। एम्बेसीज में रहने वाले लोगों को, जो फॉरेनर्स है, उसको रेसिडेंट नहीं माना जा सकता है, चाहे वो 1 साल 2 साल कितना भी रह जाए। अगर मैं इंडिया में रहने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? एम्बेसीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इंडिया में एम्बेसीज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एम्बेसीज के बाहर की ज़मीन की बात कर रहा हूँ। चाणक्यपुरी में यूएस एम्बेसीज होगा, या जहाँ पे मुझे एक्चुअल एड्रेस पता नहीं है, वहाँ पे यूएस का कोई बंदा काम कर रहा है, नॉन रेसिडेंट है। लेकिन यूएस का बंदा वहाँ नहीं काम कर रहा है, यहाँ कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी इधर उधर काम कर रहा है, डीयू में प्रोफेसर लेक्चर काम कर रहा है, रेसिडेंट माना जाएगा अगर 1 साल से ज़्यादा समय तक लिए इंडिया में रह गया तो। यहाँ आ जाओ फिफ्थ में। फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया। सीधे फॉरेनर की बात करो। फॉरेनर्स कहाँ काम कर रहा है? वर्किंग इन इंडिया, कोई भी काम के लिए, फॉर लेस देन व्हाट? फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 साल से काम कम कम काम किया तो क्या माना जाएगा उसको? नॉन रेसिडेंट। ये कहने की बात है क्या? अंडरस्टूड। उसको क्या माना जाएगा? नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। तो ये 5 एग्जाम्पल से मैंने क्या किया? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट की सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। अगर एम्बेसीज की बात को छोड़ दो, एम्बेसीज के कॉन्सेप्ट्स को अलग कर दो, तो वैसे अगर कोई फॉरेनर्स इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रहेगा तो रेसिडेंट है, 1 साल से कम रहेगा तो नॉन रेसिडेंट है। स्टूडेंट्स को और मेडिकल वीज़ा पे आने वाले को छोड़ दो। कोई इंडियंस अगर इंडिया से बाहर चला गया 1 साल से ज़्यादा तो इंडिया में क्या हो गया? वो नॉन रेसिडेंट। एम्बेसीज का कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको आज ये इतना टाइम दिया है और इतना समझाया है। ठीक है सर, आइए जी किसकी बात करते हैं? डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। आ जाओ जी, सेकेंड टॉपिक लिखो अब, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। हाँ,
इंडिया से बाहर कोई चला गया और वो 1 साल से ज़्यादा समय से इंडिया से बाहर है, तो इंडिया में क्या हो गया वो? नॉन रेसिडेंट। जब कभी इंडिया में आएगा हो और 1 साल से कम रह करके फिर चला जाएगा हो, तो नॉन रेसिडेंट ही रह गया। लेकिन अगर आया और 1 साल से ज़्यादा टाइम बिताया तो फिर क्या हो जाएगा वो? रेसिडेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेसिडेंट हो जाएगा अगर 1 साल ज़्यादा रह गया तो। हाँ, नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता। रेसिडेंट का आधार कार्ड, सिटीजनशिप, डॉक्यूमेंट, लाइसेंस वाइसेंस से कोई मतलब नहीं है। रेसिडेंट का सिर्फ मतलब है कि रहते कहाँ पे आप हैं। जैसे मान लो मैं बिहार से कहाँ आके रह रहा हूँ? दिल्ली में। मैं बिहार से कहाँ आके रह रहा हूँ? दिल्ली में। तो मैं रेसिडेंट कहाँ का हो गया? दिल्ली का हो गया, सपोज करो, हो गया ना। लेकिन मैं रेसिडेंट फिर भी हूँ क्योंकि दिल्ली भी इंडिया में है और बिहार भी इंडिया में है, इसलिए चाहे मैं बिहार रहूँ कि दिल्ली रहूँ, रेसिडेंट तो ही हूँ। तो रेसिडेंट का मतलब रहने से है, रहते कहाँ पे आप। रेसिडेंट का कोई मतलब ये नहीं है कि सिटीजनशिप कहाँ की है, सिटीजनशिप कैसे क्या है, पेपरबाजी कहाँ की है, आपका कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ का, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यस जी। आइए, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बात हो चुकी है, तो अब हम सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। और ये बातें आपसे पता नहीं मुझे क्यों लगता मैंने कुछ कर रखा है आपसे। डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखना, दो तरह के इनकम होते हैं। मैं बीच में लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट आप ले लेंगे ना, क्योंकि इस पर सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। एक डोमेस्टिक इनकम की बात करूँगा मैं, एक नेशनल इनकम की बात करूँगा मैं। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम में बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। डिफरेंस किस बात की होती है वो मैं भी समझाऊंगा। पहली बात समझ लो कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इज नेशनल इनकम, और यूँ भी कह सकते हो कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम। डिफरेंस किस बात की, इसको समझने के लिए मैं एक छोटे से घर का एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारे घर का एग्जांपल लेता हूँ। तुम्हारे घर का एग्जांपल, तो फिर वापस आऊँगा यहाँ पे। मान लो तुम कौन हो? मिस्टर ए हो, तुम्हारे फादर नाम मिस्टर ए मान लो है। तुम्हारे घर में 5 मेंबर्स हैं काम करने वाले, 5 मेंबर्स काम करने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था ABCD। और E, बहुत अच्छी बात है, 5 लोग काम करते हैं। 5 लोग मतलब 10 हाथ हो गए, सोचो कितना पैसा आता होगा तुम्हारे घर में। इसमें से 2 लोग जो है वो कहाँ काम करते हैं? इन इंडिया। ठीक है जी, नौकरी करते हैं। और 3 लोग जो है सो कहाँ काम करते हैं? फॉरेन में। तुम्हारे पास कुछ ज़मीन भी है, उससे भी कमाई आ रही है, उससे भी अर्निंग आ रही है। तुम्हारे पास कुछ बिल्डिंग है, सब इंडिया में है, उससे भी रेंट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ए जो है, मान लो लैंड से कमाई हो रही है 1 लाख रुपया, समझ लो। बिल्डिंग से तुम कमाते हो 2 लाख रुपया, क्या जाता है समझ लो। ये कमाता है 5 लाख रुपया, ए मान लो बी कमाता है 10 लाख रुपया, और CDE सब मिला के कमाता है 20 लाख रुपया। CDE सब मिला कितना कमाता है? 20 लाख रुपया। यस जी। एक बात और है, चलो एक बात और, उसकी बात बाद में करेंगे। अब मुझे बताओ कि आपके घर में कुल मिला के कितने पैसे आते हैं? कहोगे सर कितना मज़ेदार है, 1 लाख रुपया ज़मीन से आया, 2 लाख यहाँ से आया, 5 लाख यहाँ से आया, जोड़ लो सब, 5 3 8, 10 18 और 20 38 लाख रुपया आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस 38 लाख रुपीज़ में इंडिया से आपने कितना कमाया, फॉरेन से आपने कितना है, फॉरेन से आपने कितना कमाया? इंडिया से कितना कमाया, फॉरेन से कितना कमाया? फॉरेन से हमने 20 लाख कमाया, मेरे 3 भाई बंधु
फॉरेन में रहते हैं, वहाँ से मैंने 20 लाख कमाया, और इंडिया से मैंने 18 लाख कमाया। 2 1 3 5 8 10 18 लाख। जो इंडिया से कमाया इसको बोलते हैं हम क्या? डोमेस्टिक इनकम। जो इंडिया से कमाया क्या बोलते हैं उसको? डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं उसको? डोमेस्टिक इनकम। अब आप समझो, आप देखो, अभी फॉरेन इनकम पे मत जाओ। फॉरेन इनकम को हम नेशनल इनकम नहीं कहते, सुनो ध्यान से, भी कुछ और बोलते हैं। इंडिया से जो कमाया उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है जी? यस सर। तो अब देखो, ये मैंने मिस्टर ए का एग्जाम्पल दिया था। मिस्टर ए के साथ साथ क्या करो आप, 130 करोड़ भारतीयों को क्या करो, जोड़ दो। नेशनल लेवल की बात करो, पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों की बात करो। हर लोग अपने ज़मीन से कमा रहा है, हर लोग अपने बिल्डिंग से कमा रहा है, हर किसी के घर में कुछ लोग हैं जो इंडिया में काम कर रहा है। इंडिया में काम करने वाले लोग जो इंडिया में काम करते हैं उन सबको जोड़ दो तो वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम। इंडिया में काम करने वाले लोग उन सबको जोड़ दो। मैंने मिस्टर एक एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। मिस्टर एक एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए। एक बार आंख बंद करो तो मिस्टर ए से कितने लोग हिंदुस्तान में? 130 करोड़ लोग हिंदुस्तान में। हालांकि सब लोग काम नहीं करते, लेकिन जोड़ लो, एग्जाम्पल लेने में क्या लगता है? उन सब के ज़मीन को जोड़ दो, उन सब के बिल्डिंग को जोड़ दो, उन सब के काम को जोड़ दो। वो जो कमाते हैं इंडिया में वो सारे क्या? डोमेस्टिक इनकम है। बात समझ गए? मतलब साफ सी बात है कि डोमेस्टिक इनकम के लिए एक बात तो होना तय है। आप ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बात तो होना तय है कि डोमेस्टिक इनकम के लिए इंडिया का होना तय है। क्या होना चाहिए? इन इंडिया होना चाहिए। इंडिया की ज़मीन होनी चाहिए, इंडिया में लोग, फॉरेनर्स भी वो वर्क कहाँ करे? इंडिया में करे हो। जो भी काम करे, जो भी प्रोडक्शंस या जो भी सर्विसेज कहाँ पैदा हो रहे हैं? इंडिया में पैदा हो रहे हैं। या ले दूंगा, जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं, प्रोडक्शंस किसका हो रहा है? या तो गुड्स का हो रहा है, या किसका हो रहा है? या सर्विसेज का हो रहा है। प्रोडक्शन या तो गुड्स का हो रहा है, सर्विसेज का हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इन इंडिया हो रहा है। ध्यान दो बच्चे, कभी कभार क्या होता है ना कि ज़्यादा समझने लगोगे ना तो समझ नहीं आएगा। आंख बंद करके कॉन्सेप्ट को लोगे तो समझ में आता है। प्रोडक्शन हो रही है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। प्रोडक्शन करने वाला को क्या बोलते हैं हम? फ्रॉम। कौन कर रहा है? इंडियन कर रहा है और फॉरेनर कर रहा है। प्रोडक्शन करने वाला इंडियन भी हो सकता है, प्रोडक्शन करने वाला फॉरेनर भी हो सकता है। इंडियन से मेरा मतलब ये है, इंडियन से मेरा मतलब यहाँ पे ये है रेसिडेंट। आप गलत मीनिंग मत समझना। इंडियन से मतलब मेरा यहाँ रेसिडेंट होता है। और फॉरेनर से हालांकि नॉन रेसिडेंट होता है। हालांकि फॉरेनर भी क्या हो सकता है? इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया तो अब लिख दिया है। इंडियन से मेरा मतलब क्या है? रेसिडेंट। फॉरेनर से मेरा यहाँ की मतलब नॉन रेसिडेंट। अच्छा होता कि मैं इंडियन एंड फॉरेनर के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं क्या लिखता? रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। इंडिया में रहने वाला बंदा कमा रहा हो, इंडिया में नहीं रहने वाला बंदा कमा रहा हो। अब आप तुम कहोगे सर जो इंडिया में नहीं रहता हो इंडिया में कैसे कमाता है? कैसे नहीं कमा सकता है? तुम इंग्लैंड में रहते हो, तुम्हारा ज़मीन इंडिया में हो सकता है, तुम्हारा घर इंडिया में हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस इंडिया में हो सकता है। ऐसा हो सकता है। तो कोई भी प्रोडक्शन हुई है, किसकी प्रोडक्शन? गुड्स एंड सर्विसेज की। कहाँ हुई है? इन इंडिया हुई है। प्रोडक्शन करने वाले लोग कौन है? रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? अगर प्रोडक्शन इंडिया में हुई है तो वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। आगे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। डोमेस्टिक इनकम की पहली शर्त क्या है? कि ज़मीन कहाँ का होना चाहिए? इंडिया का। ज़मीन से मेरा मतलब सिर्फ लैंड, ऊपर का लैंड नहीं है। ज़मीन के अंदर जो खादान होते हैं, जो माइंस होते हैं, वो भी इंडिया का है। जो एयर होते हैं वो भी इंडिया का है। कुछ नॉटिकल माइल्स तक वाटर में भी इंडिया का अधिकार होता है, वो भी इंडिया का होता है। तो उन सारे स्पेसेस, सारे एरिया में जो इंडियंस काम करते हैं या नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट काम करते हैं और वो जो प्रोडक्शन करके देते हैं, उनको टुगेदर क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो प्रोडक्शन हुआ है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। आइए जी, अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में आपको मिस्टर ए के यहाँ पूछना चाहता हूँ। मिस्टर ए के बारे में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर ए के यहाँ लोग कितने हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई।
ये उसके लोग है, ह्यूमन बीइंग है। ये इसके लोग हैं, ये ह्यूमन बीइंग है। और इसमें से 2 लोग कहाँ थे, इंडिया में थे। 3 लोग कहाँ थे, इंडिया से बाहर थे। बात समझ गए। अब अगर ध्यान दो, ये ह्यूमन बींग्स क्या हो सकते हैं, जो हमारे घर के ह्यूमन बींग्स क्या हो सकते हैं, या तो रेसिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, जो भी हमारे घर के लोग हैं वो या तो रेसिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। मैं जान लो, मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, मैं ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ज़मीन की बात नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी रेसिडेंट लोग हैं, जितने भी रेसिडेंट लोग हैं वो कहाँ से कमा सकते हैं, इन इंडिया कमा सकते हैं, या वो अब्रॉड से कमा सकते हैं। बात किसकी कर रहा हूँ, रेसिडेंट की कर रहा हूँ। कहाँ से कमा सकते हैं, इंडिया से कमा सकते हैं। कहाँ से कमा सकते हैं, अब्रॉड से कमा सकते हैं। जब आप रेसिडेंट है, इंडिया से कमाते हैं, अब्रॉड से कमाते हैं, लेकिन आप ह्यूमन बींग्स हैं, तब जा करके ये इनकम क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेशनल इनकम। ये क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। ये कहलाता है नेशनल इनकम। क्या कहलाता है बच्चे, ये नेशनल इनकम। अब आप मुझसे कह सकते हैं सर, डोमेस्टिक इनकम तो बड़ा अच्छा समझ में आया, लेकिन नेशनल इनकम में थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया। मैं ऐसा करता हूँ, इस कन्फ्यूजन को देखो मिनट में दूर करता हूँ। फिर से एक बार लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ डोमेस्टिक इनकम, और यहाँ लिखता हूँ क्या, मैं नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हमारे इंडिया के लैंड की कमाई देखी जाती है। नेशनल इनकम में हमारे ह्यूमन रिसोर्स की कमाई देखी जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज की कमाई देखी जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि इंडिया है, इंडिया में बहुत ज़मीन है, बहुत बड़ा सा कंट्री है। बगल में हमारे कंट्री, बगल में नेपाल है, छोटा कंट्री है हमारे रिस्पेक्ट में, बहुत छोटा कंट्री है, ठीक है। हमारे यहाँ ज़मीन ज़्यादा है तो ज़मीन पे क्या हो सकती है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, डोमेस्टिक इनकम हमारे यहाँ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन नेपाल का एग्जांपल दो तो उनके पास ज़मीन कम है और ज़मीन में भी पहाड़ ज़्यादा है, तो उसके यहाँ क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शंस कम होते हैं। लेकिन नेपाल के लोग फॉरेन में बहुत काम करते हैं, फॉरेन में काम करके वहाँ से पैसा भेजते हैं, काम करके भेजते रहते हैं, काम करके भेजते रहते हैं। हालांकि एक बात और है कि अब नेपाल का क्या कानून है मुझे पता नहीं है कि वहाँ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ कॉन्सेप्ट इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, 1 साल वाला कॉन्सेप्ट भी होगा, तो वहाँ लोग कमा के इंडिया भेजते हैं और 1 साल से कम टाइम में वापस भी आ जाते हैं। तो जो लोग कमा करके पैसा नेपाल भेज रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वहाँ का नेशनल इनकम कहलाता है। तो हमारा ज़मीन, हमारा पानी, हमारा ज़मीन के अंदर माइंस, हमारा एयर, ये जो हमें कमा कर देता है वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेस्टिक इनकम। और जो हमारे ह्यूमन बींग्स, हम तुम XYZ कोई भी, वो कमा कर देता है, वो क्या कहलाता है, वो नेशनल इनकम कहलाता है। लेकिन ह्यूमन बींग क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट ह्यूमन बींग्स हम जो कमाते हैं, साफ सी बात है, रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम कमाते हैं, चाहे वो इंडिया में काम करे, इंडिया से बाहर करे, वो क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। और जो हमारे ज़मीन से हमारी कमाई होती है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। हमारी ज़मीन पे काम करने वाले लोग कौन हो सकते हैं, रेसिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका से कुछ बंदा ऐसा है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा ज़मीन परचेज कर चुका है, रहता अमेरिका में, यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो ऐसा हो सकता है। बंदा कहाँ का, USA का, ज़मीन कहाँ खरीदा, इंडिया में, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो अल्टीमेटली वो किस में इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। अब आप मुझसे बात पूछोगे सर, डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में अभी भी थोड़ी सी समस्या रह गई है। मैं कहता हूँ रहने दो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना उससे समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, टोटली ख़त्म हो जाएगा। देखिए जी, आपने क्या देखा, डोमेस्टिक इनकम में हमने सारे इनकम प्लस किए और जो कमाई नॉन रेसिडेंट के द्वारा वो भी प्लस किया है। नॉन रेसिडेंट जो कमा के दिया है, नॉन रेसिडेंट अर्निंग को भी
अर्निंग्स को भी क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, नॉन रेसिडेंट अर्निंग्स को भी प्लस करते हैं। लेकिन नेशनल इनकम में नॉन रेसिडेंट अर्निंग को हम प्लस नहीं करते हैं, अर्निंग को हम प्लस नहीं करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम डोमेस्टिक इनकम को मैथमेटिकली नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम को मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर? अगर मान लो नॉन रेसिडेंट के इनकम को क्या कर दे, यहाँ से माइनस कर दे, तो इसकी बात हो जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम में नॉन रेसिडेंट के इनकम प्लस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ प्लस होते हैं। अगर यहाँ से हम माइनस कर दें तो काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं हम, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। वो क्या होता है, NFRA। इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं कितना भी मेहनत कर लूँ मुझे थकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स पता है, इसमें बहुत सारे आते हैं, इसलिए आपको समझाना पड़ेगा मुझे चीज़। NFRA इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझ लो आप कुछ भी इस बात की समझ जाओगे। NFRA का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले आप यहाँ तक इसको 1 मिनट आप लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं यहाँ से आगे। चलिए जी बच्चे आगे आइए। मैंने क्या कहा, NFRA का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो और भी बातें आप ढंग से समझ जाएंगे। किसका सर? NFRA क्या होता है सर? होल्ड करो, उससे पहले समझो। 2 बातें मैंने यहाँ लिखी है। एक बात लिखी है फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले इसको समझो, ये इंडिया का मैंने एग्जांपल लिया था, पेनिनसुलर पार्ट का। वेस्ट इंडिया बहुत बड़ा है। फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट, हमारे रेसिडेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये अगर इंडिया है तो ये क्या है, इसके बाहर का लैंड क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW लिख लो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं सर? यहाँ लिखो फैक्टर इनकम्स। जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं सर। एक बंदा कहाँ से कमा सकता है? 4 तरह से। कहाँ? लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, एंटरप्रेन्योर से। लैंड से क्या कमाता है? रेंट। लेबर से वेज, कैपिटल से इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। यही कमाई है लोगों की, और कोई कमाई नहीं है, यही कमाई है। रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और कुछ नहीं कमाता लोग, यही कमाता है। कुछ लोग ये सब कर एक साथ कमाता है, उसको मिक्स इनकम भी कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लोग कमाता यही है। आप देख लो, जो भी इंसान, मैं कमा रहा हूँ ना, तो मैं क्या कमा रहा हूँ, अपनी प्रोफेशन से काम कर रहा हूँ तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ। कोई घर किराए पर लगाता है, रेंट कमाता है, बस यही कमाई है। चार ही तरह कमाई होता है। आप सोच लें, इसके बारे में आगे भी बात होगी। ये कहलाते हैं फैक्टर इनकम्स। ये फैक्टर इनकम्स जो है ना, एक बात होगी। दूसरा क्या, आवर रेसिडेंट, कौन कमा रहा है? ये कमा रहा है आवर रेसिडेंट। आवर रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे यहाँ है। जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये हमारे यहाँ रहता है, और ये बाहर से कमा के ला रहा है, यहाँ से कमा के पैसा इंडिया में आ रहा है। रहता इंडिया में, लेकिन पैसा बाहर से कमा के इंडिया में आ रहा है। इस इनकम को क्या कहेंगे हम? इस इनकम को यही कहेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक बार फिर से लिख लो इस चीज़ को, क्या बोलेंगे इसको? फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर से हम कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका ये कहानी हुआ।
ठीक है सर। अब ये बताइए एक और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा देखो, ये देखो फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये क्या इन इंडिया, ये क्या ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ। दूसरा कहानी क्या है, यहाँ पे भी फैक्टर इनकम है, यहाँ पे भी क्या है फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम वही हो गया, कौन कौन, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये फैक्टर इनकम्स कौन कमा रहा है, अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि बंदा बाहर में है और कमाई कहाँ से कर रहा हो, इंडिया से, नॉन रेसिडेंट, कहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी, कहाँ से कमा रहा हो, फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मान लो मिस्टर X है, मिस्टर Y है, मिस्टर Z है, रहता बाहर में है, लेकिन पैसा कहाँ से कमा के ले जा रहे हो, इंडिया से कमा के ले जा रहा है, इंडिया से पैसा जा रहा है। क्या तुम ही सिर्फ बाहर से कमा के लाते हो क्या, क्या कुछ लोग कमा के बाहर नहीं भेजते हैं, भेजते हैं, बहुत लोग कमा के बाहर भेजते हैं। दोनों क्या जस्ट अपोजिट है, यहाँ पैसा आ रहा है और यहाँ पैसा जा रहा है, लेकिन तो कितना फ़र्क कितना है, ये जो पैसा है ये पैसा कमाया कहाँ जा रहा है, फैक्टर इनकम आवर रेसिडेंट कमा रहा है। लोग तो हमारे यहाँ रहते हैं, घर में यहाँ रहते हैं, लेकिन कमा कहाँ से रहे हैं, बाहर से कमा रहे हैं। ज़मीन बाहर का इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान देना, बहुत ही क्रिटिकल टाइम आ चुका है। ये जो मिस्टर A मिस्टर B है, ये कहाँ से कमा के ला रहा है, बाहर से, रहता तो इंडिया में लेकिन कमा के ला रहा है बाहर से। ज़मीन किसका इस्तेमाल हो रहा है, बाहर का। अगर बाहर का ज़मीन इस्तेमाल हो रहा है तो ये डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम की पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि कमाई होना चाहिए तो अपने टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, और यहाँ कमाई कहाँ से हो रही है, बाहर से हो रही है, तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड तो नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के हाइट पे पहुँच चुके हम लोग, डोमेस्टिक टेरिटरी में ये इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कमाई हो रही है बाहर से। एक बार फिर सोचिए, कमाई कहाँ हो रही है, ज़मीन किसका इस्तेमाल हो रहा है, बाहर का। बंदा कहाँ रहता है, इंडिया में, फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़मीन तो बाहर का इस्तेमाल हो रहा है ना। अगर ज़मीन हमारे इंडिया का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम तो हो ही नहीं सकता, डोमेस्टिक वर्ड से ही क्लियर है। लेकिन ये नेशनल इनकम में क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है। क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ज़मीन की बात नहीं करता है, वो हमारे रेसिडेंट सिटीजन की, रेसिडेंट लोगों की बात करता है। जो हमारे यहाँ रेसिडेंट है वो कहीं से भी कमाता हो, इंडिया में कमाता हो, दुनिया में कमाता हो, अक्रॉस द ग्लोब, कहीं भी कमाता हो, हमारे यहाँ अगर रेसिडेंट है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। यही एक पॉइंट है जहाँ पे नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में कॉन्फ्लिक्ट है, अदरवाइज सारी बातें सेम होती है। यहाँ आ जाइए, यहाँ बात कीजिए। इस केस में देखिए, इस केस में कमाई कहाँ हो रही है, इंडिया में, पैसा जा कहाँ रहा है, बाहर। अर्निंग तो इंडिया में हो रही है ना, लैंड किसका इस्तेमाल हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, देखो ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, कमाई डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, तो ये कहाँ इंक्लूड होगा, ये कमाई डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे, क्योंकि नेशनल इनकम क्या करता है, वो ये देखता है कि कमाने वाला बंदा का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, और ये क्या है, ये नॉन रेसिडेंट। देखो ना यहाँ पे, ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि बंदा रहता कहाँ पे है, इंडिया से बाहर रह रहा है। तो अगर नॉन रेसिडेंट कमाता है, चाहे वो इंडिया में कमाता कि इंडिया से बाहर कमाता, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, किसमें, हमारे डोमेस्टिक इनकम में एंड नेशनल इनकम में। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में कंक्लूड करूँगा कुछ देर में, 5 मिनट में, लेकिन अगली क्लास में मैं यहीं से वापस बैठूँगा। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट नहीं बैठा ना, तो जान लो कोई भी न्यूमेरिकल आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं जान लगा दूंगा इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी तरह से कोशिश करूँगा। ठीक है जी बच्चे, आइए जी आगे की बात करते हैं।
आगे की बात क्या है सर? देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या देखा, ये दोनों इनकम जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। इस केस में इनकम इंडिया में आ रहा है, इस केस में इंडिया से इनकम जा रहा है। आना, आ रहा है और जा रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं नेट फैक्टर, NFRA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA होगा ये, कुछ मैंने गलत लिख दिया, आर नहीं होगा, IA होगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसी को बोलेंगे NFIA। तो सर लिख दो, इसको लिखो नेट फैक्टर इनकम को। NFIA का लास्टली फॉर्मूला लिखो, क्या होगा आपका? जो पैसा आपके पास अल्टीमेटली आ रहा है। पहले तो देखो हमारे पास आ क्या रहा है, पहले हमारे पास आ क्या रहा है? फैक्टर इनकम्स earned by our resident, our resident, resident from ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे रेसिडेंट जो दुनिया भर से कमा के पैसा हमारे यहाँ लाते हैं वो आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से जा क्या रहा है? फैक्टर इनकम्स earned by earned by factor incomes earned by non-resident, earned by non-resident from domestic टेरिटरी। हमारे यहाँ जो पैसा आ रहा है, हमारा रेसिडेंट कमा के मुझे भेज रहा है। हमारे यहाँ से जो पैसा जा रहा है, कुछ नॉन रेसिडेंट लोग हैं जो हमारे यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं। इसका जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? NFRA, सॉरी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। यस सर। अब अल्टीमेट क्या बात होती है, देखो इसी इनकम से हम क्या कर सकते हैं, हम नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो, पहली बात मैं लिखता हूँ डोमेस्टिक इनकम, देखो पहली बात मैं क्या लिखता हूँ यहाँ? डोमेस्टिक इनकम। मैं लिखता हूँ डोमेस्टिक इनकम, ध्यान दीजिएगा। इनकम मेरे पास है, डोमेस्टिक इनकम मेरे पास है। क्या है मेरे पास? डोमेस्टिक इनकम। उसमें मैं, उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, किसमें? नेशनल इनकम में। देखो ऊपर आ जाओ, ये बताओ, अगर डोमेस्टिक इनकम मेरे पास है, इसका मतलब है कि ये वाला इनकम तो उसमें इंक्लूड नहीं है। कौन सा? फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो उसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैंने कह चुका था कि ये इनकम उसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर मैं इसको इसमें इंक्लूड कर दूं तो, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम इसको इंक्लूड कर दूं, अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में क्या करूं, इसको इंक्लूड कर दूं, अगर इसको डोमेस्टिक इनकम, मतलब क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेसिडेंट। मैं बस लास्ट 2-3 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ क्लास को, परेशान मत होना। फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको मैंने क्यों प्लस किया? क्योंकि ये डोमेस्टिक इनकम में प्लस नहीं था, प्लस कर दिया। लेकिन ये जो इनकम है ना, फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड तो नहीं था, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड तो नहीं था, लेकिन इसको नेशनल इनकम में क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए। इसलिए अगर इसको मैं नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और माइनस क्या करूँगा? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर इनकम earned by non-resident from domestic territory. Domestic territory.
क्या कह रहे हैं, इसको माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए? क्योंकि देखो ना, नीचे वाला जो इनकम है ना आपका, ये डोमेस्टिक में इंक्लूड था लेकिन नेशनल में इंक्लूड नहीं था। तो मैंने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम में जो इंक्लूड नहीं था उसको प्लस कर दिया, और डोमेस्टिक इनकम में जो इंक्लूड था लेकिन नेशनल में नहीं होना चाहिए उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐसा करने के साथ ही क्या हो चुका, ऐसा करने के साथ ही हमारा डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट कर गया, नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर गया। ये कन्वर्ट कर गया किस में, नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर गया। ऐसा करने के साथ ही ये इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर गया। तो हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लास्ट की 3-4 मिनट की बातें आप नहीं समझ पाए हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब क्लास में ख़त्म करते हैं तो किसी न किसी पॉइंट पे आके ख़त्म कर सकते हैं, ऐसे नहीं एट रेंडम कहीं ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं अपनी आदत से लाचार हूँ और हर क्लास में मैं क्या करता हूँ, 10 मिनट्स की बातें रिवाइज़ करता हूँ। इनको तो रिवाइज़ भी करूँगा मैं, चिंता मत करना। जितने टर्म्स मैंने सिखाए हैं सिर्फ उसका मीनिंग आप समझ के आ जाओ। अगली क्लास में मेरे पास नोट्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ क्या करना है, मुझे समझाते हुए चले जाना है और रटवा देना, आपके दिमाग में घुसा देना है। ठीक है जी बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।